प्यारे बच्चों, आज हम अपने इंग्लिश की टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो का फर्स्ट लेसन द लास्ट लेसन पढ़ेंगे. Isn't it interesting to know that our first lesson is the last lesson? Of course, it's not our last lesson, and let's find out whose last lesson the author is talking about in this chapter. The author of this story is Alphonse Daudet. अल्फोंस डोडे एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं. द लास्ट लेसन को समझने के लिए हमें थोड़ा बहुत इसके बैकग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए. फ्रांस और प्रशिया के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है. प्रशिया, जिसमें जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया का कुछ हिस्सा आता है, उसने फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट्स एल्सेस और लॉरेन पर कब्जा कर लिया है. जर्मनी की तरफ से एक ऑर्डर निकलता है कि अब से एल्सेस और लॉरेन के स्कूल्स में जर्मन पढ़ाई जाएगी और उनकी मातृभाषा यानी कि फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी. इस ऑर्डर का एल्सेस के स्कूल पर क्या प्रभाव पड़ता है, हम वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे. इस चैप्टर का नरेटर फ्रेंस एक बच्चा है. फ्रेंस, जो कि नॉर्मल बच्चों की तरह पढ़ाई को लेकर इतना ज़्यादा सीरियस नहीं है और थोड़ा लापरवाह है, जब वो इस बारे में जानता है कि अब से उन्हें उनकी मातृभाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, इस बात का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. फ्रेंड्स के अलावा इस चैप्टर में हम जानेंगे मिस्टर एम हेमल के बारे में, जो कि उनके फ्रेंच टीचर हैं. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस चैप्टर. I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding. मैं उस दिन सुबह स्कूल के लिए बहुत लेट हो गया था और मुझे बहुत डर था डांट का. किस वजह से उसे डांट का डर था? Especially because M. Hamel had said that he would question us on participles. क्योंकि M. Hamel ने काम दिया था कि वो हमसे पार्टिसिपल्स पर सवाल करेंगे. एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम. और मुझे उनका पहला शब्द भी नहीं आता था. फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डेज आउट ऑफ डोर्स. एक पल के लिए तो मैंने सोचा कि भाग जाता हूँ और आज का दिन बाहर बिताता हूँ. इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट. इतना गर्म और इतना चमकदार दिन था. द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स. पक्षी जंगल में चहचहा रहे थे. एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सो मिल द प्रिशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग. और सो मिल के पीछे खुले मैदान में, खुले खेत में प्रशिया के सोल्जर्स अभ्यास कर रहे थे. इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल्स फॉर पार्टिसिपल्स. ये पूरा दृश्य पार्टिसिपल्स के रूल्स से कई ज़्यादा आकर्षक था. बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरिड ऑफ टू स्कूल. लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत थी कि मैं अपने इस आकर्षण पर काबू पाऊं और स्कूल के लिए चल पड़ूं. When I passed the town hall, जब मैं टाउन हॉल के नज़दीक से गुजरा, there was a crowd in front of the bulletin board. बुलेटिन बोर्ड के बाहर बुलेटिन बोर्ड के सामने काफ़ी भीड़ एकत्रित थी. For the last 2 years, all our bad news had come from there. पिछले 2 सालों से जितने भी बुरे समाचार हैं, हमें यहीं टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड से प्राप्त हो रहे थे. द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर. जितने भी हमने युद्ध हारे थे या ड्राफ्ट या कमांडिंग ऑफिसर के आदेश, हमें सब बुलेटिन बोर्ड से ही प्राप्त होते थे. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग. और बिना रुके मैं अपने अंदर ही अंदर सोच रहा था, वट कैन बी द मैटर नाउ. आज क्या बात हो सकती है. Then, as I hurried by as fast as I could go, तो जितनी जल्दी हो सके मैं उतनी तेजी से चल रहा था. The blacksmith Washter who was there. जो लोहार है वॉस्टर, वो भी वहीं खड़ा था बुलेटिन बोर्ड के सामने with his apprentice, अपने शिष्य के साथ. रीडिंग द बुलेटिन, खबर पढ़ते हुए. Called after me, मेरे पीछे बोला, Don't go so fast, इतनी जल्दी मत जाओ बब. यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम. अभी स्कूल जाने में बहुत समय है. आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी. मुझे लगा वो मेरा मजाक बना रहा है. एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ. और हाँफता हुआ मैं एम हेमल के छोटे बगीचे में पहुंच गया. यूजली व्हेन स्कूल बिगेन,
अक्सर जब भी स्कूल शुरू होता था देयर वॉज अ ग्रेट बसल, बहुत शोर होता था, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, और ये शोर बाहर गली तक भी सुनाई देता था. द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, lessons repeated in unison, very loud with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. तो स्कूल की शुरुआत में कैसी आवाज़ें आती थी जो गली के बाहर भी सुनाई देती थी. डेस्क के खुलने और बंद होने की आवाज़ें, बच्चों के द्वारा अपने कानों में उंगली डालकर तेज तेज इकट्ठे लेसन्स रिपीट करने की आवाज़ें, और टीचर का बड़ा सा डंडा जो कि टेबल पे बज रहा होता था, ये सब आवाज़ें सुनाई दिया करती थी. बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल. लेकिन आज इतना शांत. ऑल I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. मैंने तो ये सोचा था कि मैं बिना किसी के देखे शोर के अंदर अपने डेस्क पर बैठ जाऊंगा. बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग. लेकिन उस सुबह तो सब कुछ इतना शांत था जैसे कि ये संडे की सुबह हो. थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स. खिड़की से मैंने अपने सहपाठियों को देखा. ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो पहले से ही अपनी जगह पर बैठे हुए थे. एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म. और एम हेमल अपना लोहे का डंडा अपने आर्म्स के नीचे रखे हुए स्कूल के क्लासरूम में आगे पीछे घूम रहे थे. आई हैड टू ओपन द डोर. मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा. एंड गो इन बिफोर एवरीबडी. और सबके सामने से जाना पड़ा. You can imagine how I blushed and how frightened I was. आप तो इमेजिन कर ही सकते हो कि मुझे कितनी शर्म आ रही थी और मैं कितना डरा हुआ था. तो फ्रेंड्स ने सोचा था कि इतने शोर शराबे में वो बिना किसी के द्वारा नोटिस किए हुए आराम से अपने डेस्क पर जाकर बैठ जाएगा. पर सब कुछ इतना शांत था. बच्चे सब अपनी जगह पर पहले से बैठे हुए थे. टीचर भी क्लासरूम के अंदर थे. तो फ्रेंड्स को सबके सामने दरवाज़ा खोलकर अंदर आना पड़ा. बट नथिंग हैपेंड. लेकिन कुछ नहीं हुआ. एम हेमल सॉ मी. एम हेमल ने मुझे देखा एंड सेड वेरी काइंडली, और बड़ी दयालुता से बोले, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स. छोटे फ्रेंड्स, जल्दी से अपनी जगह पर चले जाओ. वी वर बिगिनिंग विदाउट यू. हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे. आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क. मैं अपने डेस्क पर से कूदा और अपने जगह पर बैठ गया. नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गोट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट. अभी मैं अपने डर से थोड़ा सा बाहर आया था. डिड आई सी दैट अवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट. मैंने नोटिस किया कि हमारे टीचर ने एक सुंदर हरे रंग का कोट पहना हुआ है. हिज फ्रिल्ड शर्ट, अपनी फ्रिल वाली शर्ट पहनी हुई है. एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड. और कढ़ाई की हुई छोटी काली सिल्क की कैप पहनी हुई है. दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज. और ये कपड़े वो विशेष दिन जैसे कि इंस्पेक्शन वाले दिन या फिर प्राइज डेज पर पहना करते थे. बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलम. इन सबके अतिरिक्त आज पूरा दिन बहुत ही अजीब और गंभीर लग रहा था. तो फ्रेंड्स को ये सारी चीज़ें बहुत हैरान कर रही थी. बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट, लेकिन सबसे ज़्यादा कोई चीज़ जिसने उसे हैरान किया वो क्या था, was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. हमारे क्लासरूम के पिछले बेंचेस जो हमेशा खाली हुआ करते थे, आज वहाँ पर गांव के लोग बड़े चुपचाप बैठे हुए थे जैसे कि हम बैठते हैं. कौन कौन था गांव के लोगों में? ओल्ड होजर विद हिज 3-cornered hat, the former mayor, the former postmaster and several other besides. ओल्ड होजर बैठा हुआ था जिसने तिकोना हैट पहना हुआ था. फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्टमास्टर और दूसरे लोग भी बैठे हुए थे. एवरीबडी लुक्ड सैड. हर कोई उदास नजर आ रहा था. एंड होजर हैड brought an old primer thumbed at the edges, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. और होजर अपने साथ प्राइमर लाया हुआ था.
एक बुक होती है छोटी, बाइबल की भी बुक को हम प्राइमर कहते हैं, थम्ब एट द एजेस, और उसके किनारे थम क्या होता है कि बार बार जब हम किताब के पन्ने पलटते हैं तो उसके कोने थोड़े से घिस जाते हैं। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, उसने ये किताब अपनी नीज पर खोली हुई थी, विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स, जिस पर उसका चश्मा पड़ा हुआ था। While I was wondering about it all, मैं जब इन सब चीज़ों के बारे में हैरान हो रहा था, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, M. Hamel अपनी चेयर से खड़े हुए और उतने ही गंभीर और विनम्र आवाज़ में जिसमें उन्होंने मुझसे बात की थी बोले, My children, this is the last lesson I shall give you. मेरे बच्चों, ये आखिरी पाठ आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. बर्लिन से एक ऑर्डर आया है कि अब से एल्सेस और लोरेन के स्कूल्स में केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी. द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नया टीचर कल आ जाएगा. दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये फ्रेंच भाषा का तुम्हारा आखिरी पाठ है. आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ आप सभी ध्यान दें. वट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, ये शब्द मेरे ऊपर वज्रपात की तरह थे. तो अब सारी मिस्ट्री क्लियर हो गई है कि सुबह से सब कुछ इतना अजीब क्यों था. टाउन हॉल के बाहर भीड़ क्यों एकत्रित थी. वॉस्टर ने उसको पीछे से आवाज़ देकर ऐसे क्यों कहा था कि अभी स्कूल जाने में बहुत समय है. आज स्कूल इतना शांत क्यों था. आज स्कूल में एम हेमल ने ये ड्रेस क्यों पहनी थी जो वो विशेष अवसर पर ही पहनते थे. आज क्लासरूम के पिछले डेस्क जो हमेशा खाली रहते थे वहाँ पर गांव के लोग क्यों बैठे हुए थे. और आज पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर इतना गंभीर क्यों था. ओह द रिचेस, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल. अच्छा, उन दुष्टों ने टाउन हॉल पर ये न्यूज़ लगाई थी. माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा आखिरी फ्रेंच का पाठ. Why? I hardly knew how to write. अभी तो मुझे लिखना भी नहीं आता है. I should never learn anymore. क्या अब मैं दोबारा कभी नहीं सीखूंगा. I must stop there then. क्या मुझे अब यहीं रुक जाना होगा. Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs or going sliding on the Saar. मुझे कितना दुख हो रहा था कि मैंने अपने पाठ कभी ध्यान से नहीं पढ़े और पक्षियों के अंडे तलाशने में या सार पर झूला झूलने में अपना समय व्यतीत कर दिया. माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस अ व्हाइल अगो, मेरी किताबें जो कुछ समय पहले तक मुझे बहुत ही परेशानी देती थीं. सो हैवी टू कैरी, उठाने में इतनी भारी लगती थी. माई ग्रामर, मेरी ग्रामर की किताब, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और मेरी संतों के इतिहास जो मुझे सब इतना भारी लगता था उठाना, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप. अब वो मुझे अपने प्यारे मित्र लग रहे थे, पुराने मित्र लग रहे थे जिन्हें मैं बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहता था. एंड एम हेमल टू, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, और एम हेमल भी ये विचार कि अब वो जा रहे हैं, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मैं उन्हें दोबारा कभी नहीं मिलूंगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज. इसने मुझे उनके डंडे और उनका नेचर, उनका स्वभाव जो कि मुझे बहुत क्रैंकी लगता था, मुझे वो स्ट्रिक्ट लगते थे, ये सब बातें उनके इन शब्दों ने मुझे भुला दी कि आज वो हमें आखिरी फ्रेंच लेसन पढ़ाने वाले हैं. तो फ्रेंड्स के ऊपर देखो क्या प्रभाव पड़ता है इस सूचना का कि अब से उनकी मातृभाषा फ्रेंच उन्हें नहीं पढ़ाई जाएगी और एम हेमल उनके सर अब यहाँ से जा रहे हैं. पुअर मैन, बेचारे सर. इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स. उन्होंने आज अपने इतने सुंदर संडे के क्लोथ्स जो कि वो विशेष अवसर पर ही पहनते थे, उन्होंने आज ये अपने आखिरी लेसन के सम्मान में पहने हैं. एंड नाउ आई अंडरस्टूड द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वॉज सिटिंग, एंड नाउ आई अंडरस्टूड why the old men of the village were sitting there in the back of the room. और अब मुझे समझ में आया क्यों गांव के बूढ़े लोग कक्षा के आखिरी डेस्क पर बैठे हुए थे.
इट वॉज बिकॉज दे वॉज सॉरी टू। वो इसलिए बैठे हुए थे क्योंकि उन्हें भी बहुत दुख हो रहा था दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो ज़्यादा समय स्कूल नहीं जा पाए। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग अवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। ये उनका तरीका था हमारे सर को धन्यवाद कहने का, उन जिन्होंने 40 साल अपनी सेवा इस स्कूल के लिए दी है, एंड ऑफ शोइंग द रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर। और ये उनका तरीका था अपने देश के प्रति सम्मान दिखाने का जो अब उनका नहीं रहा। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इन सब बातों के बारे में सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड। मैंने सुना मेरा नाम पुकारा जा रहा था। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब मेरे सुनाने की बारी थी। बट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू वेरी लाउड एंड क्लियर। जो मुझे नहीं दिया जाना चाहिए था, वो खतरनाक पार्टिसिपल के रूल मुझे सुनाने थे तेज आवाज़ और स्पष्टता के साथ, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना कोई गलती किए। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, लेकिन मैं पहले ही शब्दों में कन्फ्यूज हो गया, एंड स्टूड देयर, और वहाँ पर खड़ा रह गया, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क को पकड़े हुए, माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल धड़क रहा था, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मुझ में साहस नहीं हो रहा था कि मैं ऊपर देखूं। आई हर्ड एम हेमल से टू मी, मैंने सुना एम हेमल मुझे कह रहे थे, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा छोटे फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा, तुम्हें बुरा लगना चाहिए। सी हाउ इट इज़, देखो क्या हो गया है। एवरी डे वी हैव सेड टू अवर सेल्व्स, रोज़ हम अपने आप को कह देते हैं, बाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास तो बहुत समय है, आई लर्न इट टुमारो, मैं कल याद कर लूँगा, एंड नाउ, और अब, यू सी वेयर वी हैव कम आउट, अब देखो हम कहाँ आ गए हैं। आह दैट्स अ ग्रेट ट्रबल विद अल्सेस, ये सभी अल्सेस वासियों के साथ यही समस्या है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, अल्सेस वासी आज का काम कल पर छोड़ देते हैं। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब वो लोग बाहर के, उनको तुमने हक दे दिया है ये कहने का, हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, तुम अपने आप को फ्रेंचमैन होने का नाटक करते हो, एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नो राइट योर ओन लैंग्वेज, और तुम अपनी ही भाषा ना तो पढ़ सकते हो ना बोल सकते हो, ना बोल सकते हो ना लिख सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंड्स, लेकिन बेचारे लिटिल फ्रेंड्स तुम अकेले इतने बुरे नहीं हो। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच अवर सेल्व्स विद, हम सभी को अपने आप की निंदा करनी चाहिए इस चीज़ के लिए। तो मिस्टर हेमल इस सिचुएशन के लिए सिर्फ फ्रेंड्स को जिम्मेदार नहीं मानते हैं, बल्कि वो क्या कहते हैं, योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे माता पिता को भी इतनी चिंता नहीं है कि तुम पढ़ाई करो। दे प्रिफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, वो तुम्हें खेतों में या फिर मिल में काम करने के लिए भेज देते हैं ताकि तुम कुछ पैसा कमा सको। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मुझ पर भी इस बात का दोष लगना चाहिए। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे पाठ याद करने के बजाय कभी अपने पौधों में पानी डालने के लिए नहीं भेज देता था? एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, और जब भी मेरा फिशिंग करने का मन होता था तब क्या मैं तुम्हारी छुट्टी नहीं कर देता था? तो फिश पकड़ने का जब भी मेरा मन होता था तो मैं तुम्हें छुट्टी दे देता था। तो मिस्टर एम हेमल अपने आप को भी इस सिचुएशन का जिम्मेदार मान रहे हैं। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, फिर एक के बाद एक करके एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। एम हेमल फ्रेंच भाषा के बारे में बताने लगे, सेइंग दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। वो कहते हैं कि यह दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है, द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे ज़्यादा तर्क संगत, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, और वो कहते हैं कि हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए हमारे बीच, एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, क्योंकि जब
लोगों को बंदी बना लिया जाता है या लोगों को गुलाम बना लिया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। जब तक वो अपनी भाषा से जुड़े रहते हैं तब तक उनके पास अपनी जेल की चाबी रहती है। देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रेड अस अवर लेसन। उसके बाद उन्होंने ग्रामर की किताब खोली और हमें अपना पाठ पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। मुझे हैरानी हो रही थी कि कितने अच्छे से मुझे समझ में आ गया था। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी, सो ईजी। जितना भी उन्होंने पढ़ाया वो सब कितना आसान लग रहा था, इतना आसान लग रहा था। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली। मुझे ऐसा भी लगता है कि मैंने कभी इतना ध्यान से नहीं सुना था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस। और ये भी लग रहा था कि उन्होंने भी कभी इतने धैर्य के साथ नहीं पढ़ाया था। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. ऐसा लग रहा था कि बेचारे सर जितना भी जानते थे वो सब हमें आज पढ़ा देना चाहते थे, एंड टू पुट इट ऑल इनटू अवर हेड्स एट वन स्ट्रोक। और एक ही बार में वो सब कुछ हमारे दिमाग में बिठा देना चाहते थे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और यहाँ तक के जितने क्वेश्चंस हैं वो भी देख लेते हैं। What was Franz expected to be prepared with for school that day? Franz को उस दिन क्या तैयार करके जाना था? What did Franz notice that was unusual about the school that day? उस दिन Franz को क्या अजीब लग रहा था स्कूल के बारे में? What had been put up on the bulletin board? Bulletin board पर क्या लगाया गया था? इसके अलावा और भी क्वेश्चंस बनते हैं कि नॉर्मली स्कूल का डे कैसा होता था, विलेज पीपल बैक बेंचेस पर क्यों बैठे हुए थे, मिस्टर हेमल की ड्रेस कैसी थी और आज वो ये ड्रेस क्यों पहन के आए थे, फ्रेंड्स पर मिस्टर हेमल के शब्दों का क्या प्रभाव पड़ता है, फ्रेंड्स को अपनी बुक्स और अपनी भाषा के बारे में क्या फील होता है, मिस्टर हेमल फ्रेंड्स की सिचुएशन के लिए किस किस को ज़िम्मेदार मानते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट यू शुड प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो जितना हमने आज पढ़ा है इसको एक बारी और रिवाइज कर लेते हैं। सो दिस स्टोरी, द लास्ट लेसन, is set in the days of Franco-Prussian War. The narrator of the story, Franz, was late for the school that day. He was also afraid of being scolded by Mr. M. Hamel, their French teacher, because he has not learned the rules of participles. So it was a fine, bright morning. Birds were chirping and Prussian soldiers were drilling. Franz thought to stay away from the school that day, but he had the strength to resist this temptation, so he hurried off to the school. He passed by the town hall. There was a huge crowd, and Franz wondered what could be the matter then. For 2 years, they were getting all bad news about war from there. But he did not stop there to find the matter. The village blacksmith called him, saying that there was no need to go to school so fast, as there was much time to go to school. Franz thought he was making fun of him. Then he reached the school. He found that there was no usual bustle in the school. Usually the noise of opening and closing of desks, lessons being repeated in unison, teacher's ruler being rapped on the table could be heard from outside in the street, but today it was as quiet as a Sunday morning. Franz earlier thought of entering the school without being noticed, but he had to open the door before everyone and he was feeling very ashamed. But Mr. M. Himmel asked him to take his seat very politely. Franz noticed Mr. M. Himmel's dress. He wore beautiful green
coat, frilled shirt, and an embroidered black cap. He wore this dress only on special days like inspection days or prize distribution days. Franz was most surprised to see the village people sitting at the back benches of the classroom. Old Hoser, former mayor, former postmaster, among others, were sitting at the back benches. They all looked very sad. When Franz was wondering all about that, Mr. Hamel began by saying that he was going to deliver his last French lesson. He declared that an order had come from Berlin only to teach German in the schools of Alsace and Lorraine. Their new teacher was coming the next day, so he wanted everyone to be very attentive for the last French lesson. So Franz was very shocked to hear all this. He was feeling very sorry for not learning his lessons and wasting his time in collecting birds' eggs and sliding on the Saar. His old books, which seemed to be nuisance for him, he was feeling that these books were old friends now, which he did not want to give up. He also forgot about the ruler and crankiness of Mr. M. Hamel. Franz was asked to recite the rules of participles, but he got mixed up on his first verse and stood there without daring to look up. Mr. Hamel did not scold him. Rather, he said that this situation is with all the Alsatians. They have the habit of put off their works till tomorrow. He said that his parents and he himself was also to be blamed. After that, he delivered his last lesson and he told about the beauty of the French language. He said that French was the most beautiful and the most logical language of the world, and they should preserve their language. So we see that Franz was very sorry for not learning his lessons and wasting his time. Mr. M. Hamel had also delivered his last lesson. When Franz listened to the lesson delivered by Mr. M. Hamel, he was surprised to find out that he understood the lesson so well. He also thought that Mr. M. Hamel had taught with so much patience that day. So, this is all about today's lecture, and you should also go through the lesson yourself and start to write your answers in your notebook, and we'll continue with this lesson.